लालू परिवार में कलह की कहानी रोज रोज एक नए सिरे से आगे बढ़ती है। अब आज देखिए इसमें क्या हो गया। लालू प्रसाद यादव की फैमिली में एक बार फिर विवाद की आहट। लालू यादव की बेटी और उनको किडनी दान कर चुकी रोहिणी आचार्य, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब सुनिएगा तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और अपने परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया है। मतलब अब वो किसी को फॉलो नहीं कर रही है। और इस कदम से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि रोहिणी किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही हैं। क्या रोहिणी आचार्य अब पूरी तरीके से बागी हो गई हैं। एक्स पर पहले उनके अकाउंट से 61 लोगों को फॉलो किया जाता था और अब वो केवल 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं, जिसमें उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, उनकी बहन मीसा भारती नहीं है, कोई नहीं। अब इवन अपनी पार्टी को नहीं वो अनफॉलो कर रही है, सबको उन्होंने अनफॉलो कर दिया। तो इससे बड़ा और क्या विरोधी तेवर और समझा जाएगा। कल आपने देखा था उन्होंने फेसबुक पर जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी, उसमें पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव सबकी तस्वीर थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया, केवल अपनी तस्वीर लगा दी। अब इससे ज्यादा क्लियर संकेत क्या होगा कि रोहिणी आचार्य का अब अपने परिवार से और अपनी पार्टी से पूरी तरीके से विवाद है। अब इसकी वजह क्या है ये हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी नाराजगी जता रही हैं। अपने भाई तक को फॉलो ना करना, पिता तक को फॉलो ना करना, ये क्या बताता है। अब बात यह है कि रोहिणी अगला कदम क्या उठाती है। क्या वो पार्टी छोड़ देंगी, क्योंकि पार्टी की सदस्य तो हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो क्या पार्टी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरह छोड़ेंगी। तेज प्रताप यादव ने कल ही, आपको याद है, हमारे सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं गीता की कसम खाता हूं कभी आरजेडी में दोबारा नहीं जाऊंगा। और फिर बहुत सी बातें जयचंदों को लेकर और सब कुछ उन्होंने की थी। तो अब रोहिणी आचार्य, लेकिन अब इनके मन में क्या है और क्या खबर आ रही है लालू फैमिली से। सर नहीं, निश्चित रूप से बहुत संकट का समय लालू परिवार के लिए यह होगा कि परिवार के अंदर इस तरीके से फूट होना। देखिए, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे, लेकिन राजनीति में सिर्फ 4 ही बच्चे सक्रिय, 2 बेटियां 2 बेटे सक्रिय, तेजस्वी तेज प्रताप और मीसा भारती और अभी रोहिणी जो आई है, चुनाव लड़के हार गई थी। तो 4 लोग ही राजनीति में सक्रिय है। हालांकि रोहिणी का कोई बहुत लंबा कैरियर नहीं है बिहार की राजनीति के अंदर, से लोकसभा चुनाव लड़ी है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने किडनी देने का जिक्र करा और जिस तरीके से परिवार के लोगों को अनफॉलो किया है, चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्य पर इस तरीके से अगर परिवार का एक सदस्य से अगर निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए एक संकट का समय। लेकिन ये भी खबर है कि भाई लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को हिदायत दी है कि परिवार को साथ में लेके चलिए। ये नहीं चलेगा कि तेज प्रसाद हो गए, अब मतलब रोहिणी आचार्य, परिवार को आप साथ में लेके चलिए। और ये खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद जी की पत्नी राबड़ी जी ने भी इस बात की नाराजगी जाहिर की है कि तेजस्वी पार्टी के अंदर मनमाने फैसले ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हुआ यह था कि जनवरी 2025 में जब आरजेडी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें संविधान में संशोधन करके यह अधिकार दे दिया गया था कि लालू के अलावा तेजस्वी भी किसी को टिकट और सिंबल देने का अधिकार रखते हैं, वो पार्टी में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद से तेजस्वी जो निर्णय ले रहे हैं, तो पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है, वो परिवार के लोग मान रहे हैं कि संजय यादव जो चाह रहे हैं पार्टी के अंदर लोगों को मिलवाना, टिकट देना, कंपनी के लिए डिसाइड करना, पदाधिकारी बनाना, तेजस्वी के भाषण का जिक्र करना, परिवार के लोगों को कौन सी बातें बताना नहीं बताना, कई बातें तेजस्वी परिवार के लोगों को नहीं बता रहे। तो यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी पूरी तरीके से संजय यादव के कंट्रोल में है और वह जो चाहते हैं वही तेजस्वी यादव इस समय कर रहे हैं। तो परिवार के लोगों को बुरा लग रहा, नाराज है कि भाई परिवार में तेजस्वी कोई बात बता नहीं रहे। तेजस्वी निर्णय ले लेते हैं, फिर पार्टी फोरम से बाद में मालूम पड़ता है कि तेजस्वी ने यह फैसला ले लिया है। तो यह परिवार के अंदर की जो लड़ाई है और जो संजय यादव को जो मत दिया जा रहा है और बाकी परिवार के लोगों को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। लेकिन अभी इनकी कल परसों एक बड़ी बैठक हुई है परिवार की, तो ये कहा जा रहा है कि इस मामले में परिवार फिर बैठने वाला है। अच्छा। कोशिश है कि ऐसा ना हो कि तेज प्रताप। लेकिन आपने बड़ी बात ये बताई कि लालू यादव, राबड़ी देवी, वो भी उनको भी ये लग रहा है कि फैमिली इग्नोर हो रही है तेजस्वी यादव के फैसलों से। बिल्कुल, राबड़ी देवी को खबर नहीं लग रही है, डिसीजन हो रहा है पार्टी के अंदर। 61 लोगों को फॉलो करती थी सर, अब ये केवल 3 लोगों को फॉलो करती हैं, राहत इंदौरी, एक समरेश सिंह है और द स्ट्रेटस समरेश सिंह हस्बैंड है, समरेश सिंह हस्बैंड है और एक कोई शायद मीडिया से तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो चुका है। नहीं फॉलो मतलब उनके पोस्ट होती होंगे ना, उनके शेरोशायरी पोस्ट होती होगी, फैमिली करती होगी। अब देखिए, लेकिन आगे देखिए इन्होंने जो लिखा है, ये सब करने के बाद फिर इन्होंने ये भी लिखा, ट्वीट किए इन्होंने, एक्स पर पोस्ट किया, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार हैं, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। आगे कह रही हैं वो कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और न आगे रहेगी। अब ये बात कोई कैसे मान लेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ी है पिछले साल,
फिर वो कह रही है ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। अब चर्चा तो यही थी कि वो टिकट चाहती हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहती थी, वो अब इनकार कर रही हैं। आगे कह रही हैं ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, बहन नहीं अब तो लोकसभा में आ गई, ठीक है, अब वो राज्यसभा से भी इनकार कर रही है। ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरा किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। क्यों लिखना पड़ रहा है, किसने कहा ये? मतलब आप सोचे मेरा इनसे बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और मान लीजिए त्रिपाठी जी बीच में मिर्ची लगाने की कोशिश करें तो मैं और ये जे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेंगे कि नहीं हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। रोहिणी जी ने जो है पूरा अखबार लिख डाला है इसमें, और वो 3 दिन से ये कर रही हैं, और अनफॉलो भी कर दिया। अनफॉलो भी कर दिया। तो कुछ तो बात है ना सर। मेरे लिए आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। देखिए सौरभ जी, हमारे मित्र हैं डीपी सिन्हा साहब, बहुत पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और नाटककार हैं, बड़े नाटककार हैं। तो उनका एक नाटक है कथा एक कंस की, बड़ा फेमस नाटक। कथा एक कंस की, कंस पर है वो। तो कंस आखिर में जो अकेला पड़ जाता है तो अपने मंत्री से कहता है कि मैं अकेला क्यों पड़ गया। तो कहता है तुमने अपने सारे सेनापतियों को तो मरवा दिया षड्यंत्र करके, जो तुम्हारे लिए लड़ सकते थे, तो तुम अकेले पड़ गए। तो कंस कहता है कि सत्ता के शिखर पर सिर्फ इतनी जगह होती है कि वहाँ एक ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है। तो वही है मामला, सत्ता का शिखर तो है वहाँ तेजस्वी यादव ही हैं, और वो हर जगह है। जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं जो परिवार के केंद्र में बना के पार्टियां चल रही हैं, उनमें सत्ता के शिखर पर एक ही। समाजवादी पार्टी में हुआ, शिवपाल चाचा को समझौता करना पड़ा। आप बादल परिवार में देख लीजिए, ठाकरे परिवार में देख लीजिए। एक लाइन जोड़ दो सर, इससे परिवार के लोगों से निपटे, चाहे फिर मुलायम हो चाहे शरद पवार हो। होता ही, चूंकि पावर सेंटर वही होता है ना, पवार पर। तो यही हाल इस समय आरजेडी के प्रथम परिवार में है। मीसा भारती बहुत दिनों तक इस बात से नाराज नहीं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी। वो तो कहती थी मैं तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक हूं, मेरा नाम ही मीसा है। जब लालू जी मीसा में बंद थे तो वो पैदा हुई, तो बहुत उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन उनको किनारे किया गया। तेज प्रताप का आप देख ही रहे हैं हाल। रोहिणी आचार्य ने चूंकि किडनी दान की अपने पिताजी को, और उसके बाद वो सुर्खियों में आई, फिर चुनाव भी लड़ी। अब होता क्या है, जब परिवार में 4-5 लोग होते हैं तो जो पार्टी के तमाम लोग होते हैं वो एक पावर सेंटर तलाशते हैं। अब जिसकी तेजस्वी तक पहुंच नहीं है वो मीसा जी के पास जाएगा, वो तेज प्रताप के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। अब वो जब कहेंगे वहां, ये सारा लेख लिख के उन्होंने कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं है, ये प्रमाण है कि नाराजगी है। यही प्रमाण है, इसकी जरूरत क्या थी? सही बात भाई, अगर आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है तो आपको चुनाव में नहीं लड़ना था लोकसभा। अब सर सवाल ये है कि कल भी हमने बात की थी, कल आप नहीं थे प्रोग्राम में, विजय जी थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता इस सबका चुनाव पर या आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स पर कोई असर पड़ने वाला है। बड़ा भाई बागी हो गया, बहन बागी हो गई है, तेजस्वी अकेले लेकर चले हुए हैं रथ, सारथी किसी को पसंद नहीं आ रहा है जो जिसको उन्होंने बनाया हुआ, त्रिपाठी जी, कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका इलेक्शन पर? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, ये मैं भी नहीं मानता हूँ। पारिवारिक लड़ाई है, लेकिन सेंटिमेंट के तौर पर होता है। जो वर्कर है उनमें डिवीजन होता है, कुछ लोग एक के पीछे पीछे जाएंगे, कुछ दूसरे के पीछे जाएंगे, फिर कहते हैं ना वोटर कंफ्यूज होता है। वोटर कंफ्यूज, फिर भीतर घात से खतरनाक तो कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना कि किले का दरवाजा अगर अंदर से खोल दिया जाए तब तो कोई भी सेना किसी किले को जीत ले, किला बंद है तब तक नहीं। तो लालू जी के परिवार का जो राजनीतिक किला था वो खुल गया है। अब उसका कैसे भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार उपयोग करेंगे वो बात है। और देखिए, इसमें कई तरह की पीड़ा दिख रही है। मुझे राज्यसभा भी मत भेजो, लोकसभा हार गई थी मीसा, तो मीसा को राज्यसभा बनाया गया था। रोहिणी हार गई लेकिन नहीं बनाया गया, राज्यसभा लिखा उन्होंने, वही आपने जब पढ़ा ना तो उसी की बात मैं कर रहा हूं। अब ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि रोहिणी आचार्य की महत्वाकांक्षाएं एकदम वो जेट स्पीड से चल रही हैं। वो लालू जी के पुराना वाला नहीं है, वो बहुत, चूंकि सिंगापुर रह के आई हैं तो थोड़ा फास्ट चलने की आदत भी हो गई होगी, वो जेट स्पीड से महत्वाकांक्षाएं चल रही। उसके आगे पूरी तरह से तेजस्वी ने, एक जिसको कहते हैं ना गाड़ी के आगे काट रख देना, वो हो गया है। और अगर उसको हम इस सब से इतर की किसके पक्ष में राजनीतिक तौर पर देखें तो तेजस्वी यादव बिल्कुल ठीक डिसीजन करते दिखते हैं। ये नहीं हो सकता है ना कि आपके घर परिवार के ही सारे के सारे लोग हो जाएं और उसके बाद आप कहें कि नहीं हम एक बात जोड़ दूं, क्योंकि सारे विवाद में संजय यादव का नाम बहुत लिया जा रहा है कि वो बाहरी हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, हरियाणा से हैं, अब आईटी प्रोफेशनल थे शायद पहले, तो वो उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है इनसे, और वो उनका मतलब उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा तेज प्रताप भी कहते हैं। मीसा भारती ने कुछ तस्वीर पोस्ट की थी, एक बहन हरियाणा में भी आई है, हाँ, लालू जी की बेटी, वो उस सीट पर बैठ गए थे उनकी बस में जिस पर जहां तेजस्वी बैठते हैं, संजय यादव, तो उसको पोस्ट किया था उन्होंने। मैंने कल काफी इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की,
आरजेडी फॉलोअर्स में उनकी पैठ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी संजय यादव पैठ की है। छवि भी और अच्छी है उसकी। जो पूरा सोशल मीडिया और जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज वॉरियर्स दिख रहे हैं तेजस्वी के लिए, वो सब संजय यादव के तैयार किए हुए। तो आप जो आपके लिए लाभकारी है, जो आपका कमांडर है, उसके पक्ष में खड़े हों या इसलिए खड़े हो कि ठीक है भाई हमारी बहन है, हमारा भाई है, वो कुछ भी करता रहे। और क्या रोहिणी आचार्य ने लोकसभा चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, वो तो हार गई। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ऐसी कौन सी पॉलिटिकल की वैल्यू जोड़ दी, क्या ऐसा प्लस कर दिया तेजस्वी अब आप की यहाँ राजनीति भी ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, वो बहन है यही बहुत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं उनके लिए यही बहुत है कि मैं लालू जी की बेटी हूं और मैं तेजस्वी की बहन। देखिए उस नाते तो टिकट मिल गया। हाँ, उस नाते टिकट तो मिल गया, नहीं ना जितवाना भाई। भी पड़ेगा। नहीं, कौन जितवाएगा? ये उनकी अपेक्षा है कि मुझे बढ़िया सीट दो, जितवाओ ठीक है, मुझे। फिर से 4 आएंगे तो उसी का तो झगड़ा है। ये पार्टी ऐसी ना सर, लालू जेल गया तो रावड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये परिवारवाद की पार्टी, तो परिवार के लोग तो चाहेंगे ना भैया कि बिल्कुल, संजय यादव और कितना मैं भी उसको- knowledge मैं बोल उनको लो, गलत भी क्यों हमारा कहूं? अधिकार है। बिहार की राजनीति दरवाजे के में- अंदर नहीं आ सकता वो बिहार की आदमी। राजनीति में 2 संजय बड़े महत्वपूर्ण हैं, संजय यादव और संजय झा। जेडीयू में संजय झा और आरजेडी में संजय यादव। संजय झा को लेकर भी जेडीयू में भी तमाम तरह की बातें होती हैं, लोग कोई ऐसा, चूंकि वहाँ परिवार नहीं है अभी सीधे तौर पर, लेकिन यहाँ तो परिवार ही सीधे भिड़ गया संजय यादव से। तो ये बिल्कुल महर्षि जी की बात से सहमत हूँ कि तेजस्वी के सामने भी एक मजबूरी है। अगर सब परिवार को ही दे देंगे तो फिर बाकी लोग छिड़क जाएंगे, और इस समय आरजेडी बहुत ही क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। बहुत क्रूशियल। ओके, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं मैं, नीतीश कुमार भी लगातार जो है एक्टिव है चुनाव में, तोहफे बांट रहे हैं। वो रोज कोई नई योजना का ऐलान करते हैं। एक करेक्शन में करना चाहता हूं अपनी बात में। मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए हैं। आज डाले जाने थे, अब लेकिन ये जानकारी आ रही है कि ये पैसा आज खाते में नहीं जाएगा, इसकी डेट बदल दी गई है, 26 सितंबर कर दी गई। तो मैं एक करेक्शन कर लूं, मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे आज डलना था तो मुझे लगा डल गया होगा। ऐसे 26 और बढ़िया को करते कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो जाए उसके 1 आध घंटे पहले डालते। इसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, बढ़िया वाली। चुनाव आयोग की प्रेस चुनाव वार्ता आयोग की प्रेस जब आ जाए कि आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है, तो 3 बजे डाल तो 1:30-2 बजे डाल दें, ज्यादा याद रहेगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था, क्या ये वो गेम चेंजर योजना है जिसमें अपना स्वरोजगार के लिए हर परिवार की पात्र महिला को जो है 10,000 रुपया और से 2 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है, और की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए मुख्यमंत्री देंगे। 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह पैसा ट्रांसफर होगा 26 तारीख को। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। 1 करोड़ 60 लाख मतलब समझिए आप, मतलब मोटा मोटा इसका मतलब अगर हम निकालें तो हर दूसरे परिवार की महिला जो है लगभग वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और लाखों ऐसे महिलाएं हैं जो अभी, क्योंकि इसके लिए स्कीम की एक अनिवार्यता है कि आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हों। लाखों लोगों ने उस समूह से जुड़ने के लिए आवेदन कर दिया है ताकि हम पात्र बन जाए। 1,46,000। तो अब मतलब इसका सीधा सा मतलब 1 करोड़ 46 लाख होगा ना। इसका मतलब सर ये हुआ कि लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंच गया है योजना का, लोग योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, इससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये क्या वो जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, बिल्कुल एक चुनाव हवा में उड़ा दिया उन्होंने। नहीं देखिए, लेकिन इस बार नीतीश कुमार इस तरह की योजनाओं के लिए कभी जाने ही नहीं गए। और 20 साल का अगर नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिएगा तो कभी इतनी घोषणाएं नीतीश कुमार ने नहीं की। आज हर दिन नई घोषणा कर रहे हैं। आप बिजली फ्री दे रहे हो, आप युवाओं के लिए दे रहे हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, वृद्धापेंशन पेंशन जो आप मिलती है महीने की वो 400 से आपने 1200 कर दी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। आंगनबाड़ी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हो, लैपटॉप के लिए आप पैसा दे रहे हो, साइकिल फ्री दे रहे हो। ऐसा कोई क्षेत्र नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं है कि जिसमें लोगों को सुविधाएं नहीं मिली। मतलब हर वर्ग को उन्होंने सुविधाएं दी है। 10,000 500,000 रुपये समझ में आता है, 10,000 रुपये मिलना बड़ा स्ट्रोक है। बिहार जैसे राज्य में जहां महिला इतनी गरीब है, मैं इंपैक्ट पूछ रहा हूं ना, वही बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एमपी महाराष्ट्र जैसा नहीं, इम्पैक्ट उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वहां 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो, चुनाव के आप 45 दिन पहले अगर आप पैसा दे रहे हो और 1 महीने बाद वोटिंग करने जाना है, और महिला को पता है कि सरकार आएगी और हमको रोजगार करते हैं तो 2 लाख रुपए एडिशनल हमको मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी योजना ये है। लेकिन ये वन टाइम है ना। नहीं, 10,000 तो वन टाइम है, लेकिन आप व्यवसाय करोगे तो आपको 2 लाख रुपया का मदद मिलेगी। अभी मैं केवल आपसे ना इसका
पॉलिटिकल इम्पैक्ट निश्चित पड़ेगा, वो निश्चित जो पड़ेगा। एमपी और महाराष्ट्र की स्कीम थी उसमें हर महीने 2,000 रुपया था, उसमें हर 2,000 रुपए महीना यहाँ था। 10,000 रुपया वन टाइम है। वन टाइम है, लेकिन आप इसका इंपैक्ट देखिए ना, कितनी गरीब महिला है वहां पे। 10,000 रुपए का अमाउंट बढ़ा, सिर्फ 2,000 की बात नहीं की कि हर महीने आपको 2,000 देंगे, 10,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब ये आप मान के चलिए लगभग 800-900 महीने का आपको एक स्ट्रोक, आपको साल भर का पैसा आपके खाते में हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 10,000 की मदद और चुनाव के पहले उसका असर रहेगा। देखिए ये तो नीतीश सरकार ने या एनडीए गवर्नमेंट ने वो अपयश लेने से बचने के लिए, क्योंकि नीतीश जी की ऐसी छवि नहीं थी कि फ्री 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 करो, वो तो फ्री बिजली नहीं देना चाहते थे, लेकिन देनी पड़ रही है मजबूरी में इस बार उनको इलेक्शन में। तो ऐसा निकाला कि भाई वन टाइम कोई एक वित्तीय मदद होगी, इससे आप कुछ अपना रोजगार कुछ अपना शुरू कर लीजिए। अब अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोग खुद अपने किसी व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको लेकिन राज्यों की हालत बताता हूं। आज एक रिपोर्ट छपी हुई है, आपको ये जाननी चाहिए। नीतीश कुमार भी चुनाव में पैसा लुटा रहे हैं, हर चुनाव में ऐसा ही होता है, जबकि राजस्व घाटे के मामले में बिहार का हाल बहुत बुरा है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सरप्लस स्टेट्स की एक लिस्ट निकाली है सीएजी ने। मतलब सीधी सी बात, आप सरकार की आमदनी कितनी है और खर्चा कितना। अब ये लिस्ट आप सुनिए, आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हुआ था। सरप्लस स्टेट्स की भारत में जो लिस्ट आई, उसमें कौन कौन है। टॉप पर कौन सा प्रदेश है? यूपी। यूपी टॉप में है सरप्लस स्टेट्स की लिस्ट में। ये कभी गरीबी, बेरोजगारी, खराब अर्थव्यवस्था की मिसाल था उत्तर प्रदेश। और ये सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, आज छपी हुई। 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस लेकर यूपी देश में सबसे आगे चल रहा है। फिर कौन आता है? यूपी के बाद आता है गुजरात, 19,865 करोड़ रुपए सरप्लस। फिर आता है ओडिशा, माफ कीजिएगा, ओडिशा जैसा राज्य सरप्लस स्टेट है भाई, 19,500 करोड़ रुपए लगभग। झारखंड 13,500 करोड़ रुपए। कर्नाटक भी लगभग 13,500 करोड़ रुपए का सरप्लस स्टेट है। मतलब इतना अतिरिक्त रेवेन्यू बचता है सरकार के पास खर्चों के अपना बाद, साल भर का खर्चा करने के बाद। छत्तीसगढ़ में 8,592 करोड़ रुपए की सरप्लस है। तेलंगाना में 5,944 करोड़। उत्तराखंड सरप्लस है 5,300 करोड़। मध्य प्रदेश सरप्लस है। इसमें मुझे हैरानी है, मध्य प्रदेश सरप्लस है अगर तो, क्योंकि हमने तो सुना था बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जे सरकारों के अलग हैं, वो एक अलग मामला है कि सरकारों पे कर्ज कितना है। ये तो केवल रिसीप्ट और खर्ची उसका हिसाब है। एमपी सरप्लस है, गोवा सरप्लस स्टेट है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं, बिहार नहीं है इसमें। इस लिस्ट में आपने बिहार नहीं सुना, इस लिस्ट में आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स के नाम नहीं सुने होंगे, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स के नाम आ गए जिनको जान करके हमको हैरानी हो रही है। त्रिपाठी जी बताएंगे इस मामले में। यूपी के नाम पर मैं हैरान हुआ था। नहीं, यूपी के नाम पर हैरानी इसलिए हो रही है कि हम ट्रेडिशनल वे में देखते हैं, पारंपरिक तरीके से। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था, जहां कोई उद्योग धंधे उस तरह से आते नहीं थे, और एक समय में कांग्रेस की सरकारों के समय में अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाके हर जिले के आसपास किए गए थे, सरकारी उसमें कंपनियां थी, कुछ और छोटी बड़ी थी। तो उसके बाद से कुछ कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। ये गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा छोड़कर आपको ये भी लगता था कहाँ उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन पिछले सीधे सीधे अगर कहें तो 2017 के बाद से 2014 में मोदी सरकार आई, तो उसने पैसे के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुई काशी, मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब वो रेल मंत्री रहे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर आए, इन योजनाओं को एकदम, जिसको कहते हैं ना कि द्रुत गति से सब चलने लगा। अब बुंदेलखंड कॉरिडोर पर जो जहां तक, जिसको जिन इलाकों में हम कहते थे कि यहाँ पानी के लिए वो गगरी ने फूटे खसम मर जाए, वो वाली कहावत जहां है, तो वहां तक किस तरह की चीजें पहुंची। और आज की तारीख में सारी बड़ी इंडस्ट्री, वो जो भी दुनिया के बड़े लोग हैं वो आते हैं तो उनका एक ठिकाना, पहले क्या होता था कि वो चले जाते थे चेन्नई, वो मुंबई तो उतरते ही थे, हैदराबाद चले जाते थे, इस तरह से चलते थे। अब क्या वो करते हैं, अब वो जो बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसमें उत्तर प्रदेश को भी एक स्थान देते हैं। पिछले कुछ समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में सबसे टॉप पर रहा है जो स्टेट, तो वो उत्तर प्रदेश में है। पिछले कुछ समय में एफडीआई के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर स्थिति। ऐसे समझाइए कि मगर अगर कोई सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? उद्योग धंधे ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब कि उसकी कमाई ज्यादा हो। कैसे हो रही है वो कमाई? कमाई दो ही तरह से हो सकती है, तो अचानक सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन में तो गतिविधि बढ़ेगी, या अलग अलग तरह से लोग आकर फैक्ट्री लगाएंगे। तो दोनों ही तरीकों का मतलब हुआ कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ रही है, यानी आपके यहाँ काम धंधे भी लगेंगे, उत्पादन भी हो रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है वो जिस तरह से कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन का मसला है। लेकिन इसमें मैं पढ़ रहा था और आपने कहा कि कर्नाटक भी है इसमें, एक लाइन सिर्फ पढ़ता हूं, कर्नाटक एक्सपीरियंस्ड ए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सरप्लस इन 2023 बट बाय अगस्त 2025 द स्टेट्स इकोनॉमी, जो आगे कहानी अभी भी है लेकिन डिटेरियोरेशन अभी है। हाँ, वो क्यों है?
क्योंकि जब चुनाव वहां विधानसभा का हुआ था तो देश के जो 3 सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले राज्य हैं उसमें कर्नाटक था, और अब वहां चूंकि इसी तरह फ्री बीज पॉलिटिक्स है, और आपने सही कहा, मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कोई सरप्लस स्टेट होना चाहिए जिस तरह की फ्री बीज पॉलिटिक्स वहां चल रही है। और देखिए अभी हम लोग ये बात कर रहे थे इनकी बिहार की, तो अच्छा तो लग रहा है, लाभ भी इसका मिलेगा, भले हम कितना विरोध करें, लेकिन मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये जो परंपरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए करते हैं, ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं तो इसका देखिए प्रतिकार फिर भी, आना लेकिन इसमें थोड़ा सा नीतीश कुमार को मैं तो सराहूंगा कि इस मजबूरी में भी उन्होंने वैसा काम नहीं किया कि मतलब ये वो तो हमेशा का बर्डन है ना सर। अब 2,500 रुपया महाराष्ट्र कभी रोक पाएगा, एमपी कभी रोक पाएगा? वो तो मकड़ जाल है। हाँ, ये वो तो नहीं है कम से कम। और इसमें ये भी उम्मीद है कि कोई रोजगार भी जनरेट हो। उम्मीद है कि 10,000 रुपये अगर किसी को मिलेंगे और उसमें रोजगार शुरू करती है महिला, तो जाहिर है उसका एक ठिकाना बनेगा उसके रोजगार का। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या कितने महिलाएं रोजगार शुरू करती हैं, क्योंकि 10,000 रुपये आया, अब पता लगा बिटिया की शादी करनी है, बेटे का कुछ करना है, पति ने लेके दारू पी ली, पति ने लेके दारू पी ली, बहुत सारे सामाजिक कारण है कि वो पता लगा पैसे खर्च हो गए। तो वो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो भी फ्री बीज में ही चला जाएगा, तो ये एक रिस्क है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो समीर कह रहे थे, ये घुमा के किया काम। पॉलिटिक्स फ्री भी की है ये। इसके पहले उन्होंने जो तमाम योजनाएं जो अनाउंस की उसमें भी पैसा जो दे रहे थे, अभी देख रहा था स्क्रीन पर 37 योजना लॉन्च ये की उन्होंने अभी तक। समस्या ये है कि दरअसल एक चीज और भी है, ये सरप्लस और कर्ज राज्य पर, इसका भी एक संतुलन होना चाहिए। सरप्लस साथ साथ कर्ज तो सब पे है सर, और बढ़ रहा है। नहीं, 9 लाख करोड़ कर्ज तो उत्तर प्रदेश पे है, हाँ बिल्कुल है, मध्य प्रदेश पे है, हर राज्य पे है। कर्नाटक मतलब कौन सा राज्य, पंजाब पे तो इतना कर्ज है, पंजाब तो सबसे बुरा हाल है। तो अब ये इस मकड़ जाल से आप कैसे निकलेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि फ्री बी की पॉलिटिक्स, फ्री बी और एम्पावरमेंट दोनों अलग चीजें हैं।